बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, जिनको मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है आपको भी उतनी खुशी होगी। इस वक्त मारूफ पाकिस्तानी नावल निगार हैं सफ़ीना दानिश इलाही, जो कि मेरे साथ मौजूद है। सफ़ीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपसे मिलके। अब मैं ये बता दूं कि इनकी किताब है द आइडल स्टैंड्स ऑफ टिपलर पिजन, जो कि आलमी सतह पर पजीराई के बाद अब एशियन फिक्शन प्राइज़ के लिए इसको नामजद किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। एशिया भर से 6 किताबें हैं और इस एजाज़ के लिए जो कि नामजद हुई हैं, जिनमें से पाकिस्तान से वाहिद सफ़ीना है जो कि इस दौड़ में शामिल हैं। तो इस एजाज़ की जो दौड़ है उसमें सफ़ीना के साथ 2 भारतीय राइटर्स भी हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इस कामयाबी पर सफ़ीना से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि सफ़ीना पोइट भी हैं, लॉयर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, तो ये बहुत कुछ करती हैं। सफ़ीना, कैसे मैनेज करती हैं आप? ये बस आई थिंक जिस चीज़ का शौक हो फिर टाइम तो मैनेज हो ही जाता है उस शौक के अराउंड। अच्छा, जो बंदा इंटेलेक्ट भी रखता हो, फिर ऊपर से लॉयर भी हो, लिखना पढ़ना भी जानता हो, तो फिर उससे आप जीत नहीं सकते। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस भी इशू को रेज करेंगी और उसको आप अगर लिखेंगी या उस पर बात करेंगी तो बिल्कुल उसको जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि आपने कानून भी पढ़ लिया है। बाकी लिखना तो खैर ज़ाहिर है, कमाल है आपका कि अब नॉमिनेट भी आप हो गई हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, ये जो द आइडल स्टैंड्स ऑफ द टिपलर पिजन है, ये नाम कैसे आपके जहन में आया? नाम ऐसे आया कि देखिए, हमने कराची में हमेशा से जो हमारी तारें नहीं होती उस पे एक ग्रे कलर की पिजन बैठी हुई होती है, और ये हमने पूरे कराची में देखा है। तारें भी बहुत हैं, पिजन्स भी बहुत हैं। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की कि ये क्या है ये परिंदा। तो इसमें मैंने एक बल्कि पैसेज भी लिखा हुआ है जिसमें वो एक वालिद जो है अपने बच्चों से पूछ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि आपको पता है इस पिजन के बारे में कि ये देखने में तो लगता है कि ये सिर्फ बैठी हुई हैं, पूरा दिन कुछ नहीं करती, मगर ये एक्चुअली रेस पिजन्स होती हैं जो बहुत तेज़ और बहुत दूर तक उड़ सकती हैं। तो वो ये मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। थोड़ी सी रिसर्च किया करें, ऑब्जर्व करें। अच्छा, बड़े ये लोग ना सीक्वेंस से बैठे होते हैं और बड़े काम भी होते हैं, तो ऑब्वियसली आपने इनकी कुछ ऐसी खुसूसियात नोटिस की होंगी कि जिसको फिर आपने सोचा होगा कि इसके साथ जोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं देख रही हूँ द वर्क ऑफ एन इनेट स्टोरी टेलर मुनीज़ा शम्सी। मुनीज़ा शम्सी कौन है? कामिला शम्सी की वालिदा हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं, तो पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर लिटरेरी क्रिटिक। अच्छा, मुझे लगा शायद उनका कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें भी साथ नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट बेसिकली जब किताब तैयार होती है तो उसमें बाकी राइटर्स जो होते हैं वो उनके आप ब्लर्ब्स लेते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ के उसके बारे में क्या समझा। तो एक और है डेजी रॉकवेल, वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विनर हैं, तो उन्होंने भी किताब पढ़ी, उनको भी काफ़ी पसंद आई। तो फिर हम वो एंडोर्समेंट डालते हैं किताब के ऊपर ताकि रीडर को पता चले कि सही कि इन लोगों ने एंडोर्स की हुई है। ज़ाहिर है जब इनको पसंद आई है तो हमें क्यों नहीं पसंद आएगी। ठीक है। अच्छा सफ़ीना, मैंने इसमें जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा इसके बारे में, आपने इसमें जो एम्फसाइज़ किया वो क्लास डिवीजन पे किया है कि लोगों का जो रवैया होता है, बिहेवियर चेंज होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो कि आपकी मदद के लिए आपके घर में होते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि इस बुक में जो स्टोरी है बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व की हैं और उसके बाद उनको हाईलाइट किया है। कैसे आपके जहन में ये स्टोरी आई, कहाँ से शुरू हुआ? मुझे हमेशा से ये मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होती हूँ इसमें कि हमारी क्लास कैसे वर्क करती है। जैसे क्योंकि काफ़ी मैं ट्रैवल करती हूँ, बाहर रही भी हूँ, तो उधर हम देखते हैं कि हमारी जो हेल्प भी होती है ना वो इतना फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे जो गाँव से आते हैं उनका बिल्कुल उठना बैठना, पढ़ाई यहाँ पे नहीं है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कहानी ऐसी है कि एक खातून होती हैं, वो किसी को हायर करती हैं, एक मेड को, तो उनकी बेटी भी उनके पास आके रहती हैं। तो इनके अपने भी 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों में बहुत दोस्ती हो जाती है। अब बच्चों को तो नहीं पता कि ये कोई डिफरेंट क्लास से हैं या नहीं है, तो उनकी तो बड़ी मतलब कहते हैं ना पक्की दोस्ती, अच्छा बॉन्ड हो जाता है, बिकॉज दे आर अनएबल टू डिटेक्ट कि ये कहीं और से आती हैं। सही। मगर जो वालिदा होती हैं, हालांकि उनकी नीयत बड़ी साफ होती है कि वो कुछ अच्छा करना चाह रही होती हैं, मगर फिर भी छोटी छोटी जगहों पर मैंने दिखाया है कि कहाँ से वो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट नहीं होती। सेइंग दैट आगे जाके आप ये भी देखते हैं कि एजुकेशन जो है, इस बच्ची जो नादिया जिसका नाम है मेन कैरेक्टर, इसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है पढ़ाई से। तो वो उसको बेटर जॉब मिलती है, उसको एजेंसी मिलती है, वो अपने आगे बच्चे कैसे रेज़ करेगी, तो अवेयरनेस कैसी आती है उसके अंदर। और फिर मैंने यही दिखाया कि लोअर क्लास से जब आप मिडिल क्लास तक जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, और वो पढ़ाई की वजह से होती है।
सही। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप इसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर देखा है कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड लॉ है, यहाँ पर जो भी कवानीन बने हुए हैं उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम अगर किसी फैमिली को ऐसा देख भी लेते हैं ना कि बच्चे के साथ अच्छा सलूक नहीं और दिखने में वो मेड लग रही है, तो वो ऐसे कह के बात टाल देते हैं, ये तो बच्चों के साथ खेलने के लिए, ये काम नहीं करती है, कोई सी बात नहीं है। लेकिन ये सभी को पता है कि हमारे यहाँ कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, उसके पीछे जो रीजंस होती हैं, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी आप बात करें, उस पर आप क्या राय रखती हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो हमारी मिनिमम वेज फॉलो नहीं होती है, मतलब एक जो हुकूमत की तरफ से है, फिर भी मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियों को हायर किया हुआ होता है और बहुत कम पैसों में। फिर एक ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि माँ बाप इतने मजबूर होते हैं, उनकी बच्चियाँ महीनों महीनों तक छुट्टी के बगैर, जैसे एक आपकी आती है ना कि आपको ऑफ मिल रहा है या आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, दिया जाता, बात नहीं मिलने नहीं दिया जाता, फिर सलूक बुरा किया जाता है, जो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों के साथ ना करें। आपने अगर 10-12 साल की बच्ची रखी हुई है, वो 4-5 साल के बच्चे को संभाल रही है, वो कितना एक संभाल सकती है? तो ये सारी बातें तो देखिए हमने एक माशरे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं करते। जब केस हो जाता है तो फिर थोड़े दिन ज़रा हिलजुल होती है कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया। सफीना, वेरी सॉरी टू से, मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस तरह के मजबूर लोगों पे। हम तो अभी बात करें ना कि एजुकेशन कितना लाइफ को चेंज कर देती है, और अगर इनको एजुकेशन दी जाए तो ये कितना आगे जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आई ऑन द प्राइज़, जो कि इनकी इससे पहले लिखी गई किताब है, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, जिसमें इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया था उस डिफरेंस को जो कि हम देखते हैं पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और माँ बाप बच्चों को मजबूर करते हैं कि तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा वो भी अच्छा एक इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया। वो कहानी ऐसी है, हालांकि इट्स डिफरेंटली रिटन फ्रॉम दिस स्टोरी, मतलब टेक्निकली अगर आप नॉवल राइटिंग की बात करें, मगर वो कहानी ऐसी है कि उसमें जो कंपटीशन मैंने दिखाया है, जिसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, कि हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने में हम भूल जाते हैं कभी कभी कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं। तो वो कहानी एक रेस के बारे में है कि स्पोर्ट्स डे में कोई बच्चा एक जब जीतेगा तो वो सेलेक्ट होगा एशियन गेम्स के लिए। उसमें 3 माएँ होती हैं जो अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रही होती हैं, कोचेस हायर कर रही होती हैं और ऐसा प्रेशर कि वो एक बच्चे को एज़मा होता है, उसका वो ट्रिगर हो जाता है। एक बच्ची जो है वो थोड़े पेरेंट्स बहुत सेल्फिश नहीं हो जाते इस मैटर में? आई थिंक कॉन्शियसली तो नहीं होते, मगर ये कि क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सोशल क्लाइंबिंग हो, उनका बच्चा सबसे पहले आगे नज़र आए, मेडल जीते, उसमें शायद ये भूल जाते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स अलग होती हैं, उनकी तरबियत एक डिफरेंट तरह से करनी होती है, जिसमें ठीक है ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, यू नो, मेंटल हेल्थ बच्चों की कैसी है, वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसमें सफीना आपकी क्या सोच है? हमारे यहाँ पता नहीं क्यों पेरेंटिंग के जो सेशंस हैं उस हवाले से अवेयरनेस नहीं है लोगों में, बहुत कम। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें शायद डॉक्टर्स बता देते हैं कि भाई आप प्लीज़ बाद में आइएगा और आके सेशंस भी लीजिएगा, ताकि आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हैं तो आपको आइडिया होगा बच्चों को डील कैसे करना है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं होती, शायद तभी हमें ये डिफरेंस भी नज़र आता है। और जाहिर है बस सिस्टम जो चल रहा है वो चल रहा है, इस पे होना चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, देखिए पेरेंट होना एक ऐसी जॉब है, मुझे लगता है जिसमें कोई किसी कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। बिल्कुल, मगर रिसोर्सेज हैं, मतलब अब जैसे थेरेपी फिर भी लोग करते हैं, कोई अगर बच्चे के साथ क्लैश हो रहा हो या कोई कहीं पे आप ट्रबल में आ रहे हो, तो अब दुनिया भर में काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई दिमागी मतलब कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मगर डिस्कस करने के लिए काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी, कि वो किस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर। और वो जो शुरू के 7 साल होते हैं बच्चों के, उससे पूरी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। तो हम कहते हैं ना कि इस बच्चे को वेयर डिड ही गो रॉन्ग, वेयर डिड शी गो रॉन्ग, तो वो बचपन में जो प्रेशर डाला होता है या जो ट्रीटमेंट होती है माँ बाप की, उससे वो बड़े होके फाउंडेशन होती है, उसके बाद बस बिल्कुल आप, और वो वक्त निकल जाए तो बस फिर निकल जाता है। अच्छा सफीना, थोड़ा सा मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा, क्योंकि अभी ये माशाल्लाह से एशियन फिक्शन 2023 प्राइज़ के लिए जो आपको मतलब नॉमिनेट किया गया, जब आपको पता चला कि शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, तो फिर आपको कैसा फील हुआ?
मैं किसी को बता नहीं रही थी कि शॉर्टलिस्ट आने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन पिछले नवंबर में आई थी। अच्छा। जिसमें लॉन्ग लिस्ट में 13 राइटर्स थे, तो उसमें एक फिलिपिनो राइटर थी, एक ताइवान से थी, एक मतलब काफ़ी सारे पूरे एशिया में से राइटर्स थे। तो शॉर्टलिस्ट आनी थी, बट मैंने किसी को घर में भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि मुझे बड़ा प्रेशर फील होता है कि अगर ना आप शॉर्टलिस्ट में आपको इंक्लूड किया जाए। तो जब आ गई तो मैं गाड़ी में बैठी थी, मेरे बच्चे 2 हैं माशाल्लाह, बेटी 15 साल की है, बेटा 11 इयर्स का है माशाल्लाह। और लगता नहीं है भाई, लगता नहीं है वाकई में। तो हम कहीं जा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो मैं एकदम से यस यस कर रही थी। तो उनको पता है कि कुछ ना कुछ मम्मा का हुआ होगा जो ये बताती नहीं है, जब हो जाता है तो फिर एकदम जो है ना वो मैं एक्सप्रेस करती हूँ। बट इट्स अ रियली बिग डील। ऑब्वियसली पाकिस्तान से एक बड़ा ऑनर है कि मेरी किताब को सिलेक्ट किया गया, और इंडिया में भी पब्लिकेशंस हैं। स्क्रोल एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ पे उन्होंने भी कवर की मेरी नॉमिनेशन भी। और बस अब दिल है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए माशाल्लाह से। अब जाहिर है जब आपको चूज़ किया गया और इतनी अच्छी फिक्शन आप लिख रही हैं, और माशाल्लाह से जाहिर है जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट ही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट अगेन नेक्स्ट। आपका मुझे पता है एक नोवेल आप और भी लिख रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।